डिस्कशन कर लेंगे। डिस्कशन पिछली क्लास पूरा क्वेश्चंस में तो गई, पढ़ाए कहाँ? नहीं, तो डिस्कशन अपना बराबर चल रहा है, तो ऐसे क्या। चलिए अपन यहाँ कॉपी निकालिए पहले, है ना। डिस्कशन करेंगे लेकिन पिछली क्लास को थोड़ा कवर तो करें। पिछली क्लास में क्वेश्चन ही क्वेश्चन, फिर लास्ट में, है ना। मतलब लगातार ऐसे फिर डिस्कशन में निकल गया तो कंटेंट कम कवर होता है, लास्ट में डिस्कशन, है ना। चलिए, जेई एडवांस था ना उसका हाँ हाँ ठीक। चलो अब इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हमने क्लासिफिकेशन सारा पढ़ लिया था। देन मोनोसे, अब हाँ मोनोसेकेराइड वगैरह हेडिंग डाल लिया था, नंबर ऑफ का। चलिए ठीक है, अब आप हेडिंग डालिएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज में सबसे पहले लिखिएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। ये तो हो गया इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब यहां हम बात करें स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में देखो CHO होगा, फिर उसके बाद में CHOH, ऐसे 4 यहां पे ग्रुप हो जाएंगे और लास्ट में आ जाएगा CH2OH। जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है और यहाँ पे ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब आप देखोगे तो ये सारे के सारे कार्बन काइरल हैं, तो इन काइरल कार्बन का एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ग्लूकोज में। कैसा रहेगा वो अपने को याद रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आप पॉइंट लगा के लिखो स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला। स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला, स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला। अब ये अपने को याद करना, देखो CHO और फिर इधर OH, इधर H, इधर H, यहां OH, इधर OH, इधर H, यहां CH2OH। देखो इसको अपने को याद करना है। कहने का मतलब यह है कि हम ग्लूकोज तभी बोलेंगे जब आप, यदि देखो एक तो होता है जनरल रिप्रेजेंटेशन, आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन यदि आप फिशर पे रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना रहेगा। तो ऐसे केस में ये फिक्स है, आप एक भी OH इधर से उधर कर देंगे तो फिर वो ग्लूकोज नहीं होगा, वो कोई डिफरेंट टाइप का मोनोसेकेराइड यहां हो जाएगा। तो सभी का कॉन्फ़िगरेशन अब इसको जैसे भी याद करें कि CHO, इधर ऑक्सीजन तो क्या आ गया, इधर OH, है ना। फिर OH अपोजिट साइड में और फिर दोनों सेम साइड में। तो कोई खास मैंने ऐसे नहीं बताया, मतलब कुल मिला के याद करना है। थोड़ा सा इसको लिखकर एक दो बार कि CHO, जिधर O है उधर ही OH, फिर अपोजिट साइड में बचे हुए दोनों एक तरह। अब देखो कुछ बातें अपने को स्टीरियो की काम में आएंगी, तो मैं पैरेलली बता के चलता हूं। आप लोग फिर क्या कर सकते हैं, इनको अपने 11th के नोट्स में थोड़ा पढ़ सकते हैं। देखिए क्या है कि जब कोई काइरल कार्बन होता है ना, उसका कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन बताया जाता है। तो कॉन्फ़िगरेशन बताने का जो पहला मेथड था वो था DL कॉन्फ़िगरेशन, और फिर DL कॉन्फ़िगरेशन के बाद में दिया गया RS कॉन्फ़िगरेशन। तो जो DL कॉन्फ़िगरेशन था वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट था। रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब किसी के रिस्पेक्ट में बताना था। तो किसी को यदि याद हो कि DL कॉन्फ़िगरेशन किसके रिस्पेक्ट में दिया गया था, वो था ग्लिसरैल्डिहाइड। एक कंपाउंड होता है ग्लिसरैल्डिहाइड, उसमें OH किस साइड में है। देखो अभी बात समझ आएगी। जैसे एक्चुअली क्या था कि हमें दो कोई स्ट्रक्चर से उनका स्पेस में डिफरेंट ओरिएंटेशन है, उस डिफरेंट ओरिएंटेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए उस ओरिएंटेशन का नेम दिया जाता है। इसको हम सिंपली ऐसे समझ सकते हैं जैसे सिस टू ब्यूटीन एंड ट्रांस टू ब्यूटीन। तो बताओ, जैसे टू ब्यूटीन है, एक ओरिएंटेशन है सिस और एक है ट्रांस। सिस एंड ट्रांस का मतलब क्या हुआ, उनका स्पेस में क्या है बताओ, डिफरेंट ओरिएंट, स्पेस में डिफरेंट ओरिएंटेशन। वैसे ही इनका स्पेस में डिफरेंट ओरिएंटेशन है, तो उसके लिए मोस्ट पॉपुलर तो है RS,
है ना, लेकिन आर एस से भाई एक का आर है एक का एस, मतलब स्पेस में डिफरेंट ओरिएंटेड, लेकिन उससे पहले डीएल कॉन्फ़िगरेशन दिया गया था, जैसे कॉमन सिस्टम आईयूपीएसी में दिया गया, फिर बाद में पहले आईयूपीएसी से पहले कॉमन, फिर तो अब देखो डीएल कैसे बोला गया, यदि किसी कायरल कार्बन पे ओएच राइट साइड, तो इस बताओ कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोला गया, डी, कैपिटल डी, है ना, और यदि लेफ्ट साइड में है तो क्या बोला गया, एन। सेम यहाँ पे अमीनो एसिड्स के लिए NH2 होगा, राइट साइड में NH2 है तो डी, लेफ्ट साइड में एल, एस, इस तरह से ये बोला गया। फिर बाद में एक बात ये बोली गई कि मान लीजिए एक से ज्यादा, जैसे यहां हमने लिखा CHO, इधर यहाँ OH है, इधर यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ, या इधर ऐसे मैं कर दूं कि यहाँ पे H है, इधर OH है और ये CH3, कि अब यदि इसका कॉन्फ़िगरेशन हम बताएं तो बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन तो क्या हो जाएगा, इस वाले कायरल कार्बन का तो D, और इसका क्या हो जाएगा, L। लेकिन अब जैसे बहुत सारे कायरल कार्बन हो और हर एक कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन दे और फिर उसका नेम दे तो थोड़ा सा बड़ा नेम हो जाए, तो ये डिसाइड किया गया था कि यार कोई एक सिंगल नेम दे दे, या तो डी बोल दो या एल बोल दो, जब एक से ज्यादा भी हो तो सिंगल कॉन्फ़िगरेशन भी अपने को बताना चाहिए। तो देखो क्या रूल बनाया गया कि अकॉर्डिंग टू रूल सही फिशर बना होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू रूल सही फिशर बनाने का मतलब ये होता है कि जो किसी कंपाउंड की जो पेरेंट कार्बन चेन है वो यहाँ वर्टिकल पे होनी चाहिए, और जिसको नंबर 1 मिला हुआ है ग्रुप वो टॉप पे होना चाहिए। अब कुछ लोग इसको गोल्डन रूल करके भी बता देते हैं जब स्टीरियो पढ़ाते हैं कि भाई एक रूल है कि उसके अकॉर्डिंग, बाकी क्या है कि अकॉर्डिंग टू रूल सही फिशर मतलब कि जो पेरेंट कार्बन चेन है वो वर्टिकल पे हो, नंबर 1 वाला जैसे नंबरिंग करेंगे फंक्शनल ग्रुप को वो टॉप पे होना चाहिए। अब हमने इसको नंबरिंग करी, बताओ कायरल कार्बन किस किस पे है, सेकेंड एंड थर्ड पे, ये दोनों कायरल कार्बन है। तो जो हाईएस्ट नंबर ऑफ कायरल कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, तो बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एल, तो इसका मतलब यदि सिंगल कॉन्फ़िगरेशन देना है तो इस मॉलिक्यूल को क्या दे देंगे, एल, ये दे देंगे। ये मैंने थोड़ी सी जानकारी दी जो अपने को यहाँ चाहिए, आपको डिटेल आपको पढ़ना है तो आप नोट्स में आप पढ़ो 11 के में डीएल कॉन, लेकिन डीएल कॉन्फ़िगरेशन बस इतना से काम चल जाता, थोड़ा पढ़ तो लीजिएगा उसको, लेकिन यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे आपके सामने ये है ग्लूकोज, मैं आपसे पूछना चाहूं कि यदि आप इसको सिंगल एक कोई कॉन्फ़िगरेशन देंगे डी या फिर एल, क्या देंगे बताओ, डी। देखो हाईएस्ट नंबर ऑफ कायरल कार्बन पे OH इधर है, तो बताओ आप क्या कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे, क्या नेम दे देंगे, डी ग्लूकोज। यहाँ जो डी टर्म है ये इसके ओरिएंटेशन को बता रहा होता है। अच्छा एक और बात बताओ, जैसे आर और एस आपस में बताओ क्या रिलेशन होता है, आर एन एस आपस में एनिंशोमर्स, वैसे डी एन एल आपस में बताओ क्या हो जाते हैं, एनिंशोमर्स। तो आप साइड में ये थोड़ा बहुत कुछ नोट कर सकते हैं इस तरह से यदि आपको आवश्यकता लगे, क्योंकि आपने यदि पढ़ रखा है फिर वो सब बहुत बेसिक बात है एक तरह से। मतलब डी यहाँ पे ओवरऑल इसका एक कोई कॉन्फ़िगरेशन है, बाकी हर एक कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन फिक्स। देखो आरएस सिखाते हैं ना, और 11th में यदि बैच बढ़िया है, बच्चे कोशिश करते हैं तो पहले एक कायरल कार्बन वाला क्वेश्चन देते हैं, फिर 2 कायरल कार्बन तक, और यदि स्टूडेंट बढ़िया हो, मतलब बढ़िया इन द सेंस कोशिश करने वाले जैसे आप सब हैं, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, ये पूरा ही क्वेश्चन दे दिया जाता है कि इसका आरएस यहाँ पे निकाला, तो इसका फिर एक आंसर भी है, एक स्टैंडर्ड, मतलब उसका आंसर भी याद हो जाता है, फिर RSRR, तो RSRR ये आंसर ही आता है ग्लूकोज। तो आप लोग घर पे RS की प्रैक्टिस करना चाहें तो वो सब तो ठीक है, RS भी देखो अपन केमिस्ट्री पे अप्लाई करें, रिएक्शंस पे, तो सिंगल कायरल कार्बन के लिए बेसिक रूल्स बताओ अपना, स्टीरियो में बहुत आराम से काम चल रहा है शुरू से, जहां जरूरत पड़ती है वो काम में ले लेते हैं। तो ये डी ग्लूकोज यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है ना, स्ट्रक्चर डी। अब इसका ऑप्टिकल रोटेशन, ये बताओ डेक्स्ट्रो रोटेटरी माने क्या, यदि किसी कंपाउंड से लाइट पास करे तो लाइट किधर की तरफ रोटेट हो, क्लॉकवाइज, लिवो रोटेटरी, एंटी, एक बार। अब बताओ किसी कंपाउंड को देखकर क्या डेक्स्ट्रो लीवो बता सकते हैं क्या, नहीं, ये प्रैक्टिकली। तो अब ये जो मैं लिख रहा हूं एक इंफॉर्मेशन है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, इसका ऑप्टिकल रोटेशन प्लस 52.7 डिग्री। अब यार देखो कुछ बुक्स में 5 डिग्री भी मिलता है, कुछ में 7 भी मिलता है, तो ठीक है इसको अपन, है ना, कि मान लो किसी क्वेश्चन में 52.5 भी चलता है, 7 भी चलता है, तो लिख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये इसका ऑप्टिकल रोटेशन है, ठीक है, और ये प्लस मतलब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये इसके ओरिएंटेशन को ही बता। अब मेरा एक क्वेश्चन है सभी स्टूडेंट से, उस स्ट्रक्चर को आप पहले इधर साइड में लिखिएगा मत, बस केवल एक इसको आप एक बार लिख लो कि जैसे, है ना, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, है ना, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो इस तरह से, ये ऐसे लिया मैंने, यहाँ CHO ले लिया,
इधर OH, इधर फिर OH, इधर यहाँ OH और इधर यहाँ OH लगा दिया। और मैंने आपसे पूछा कि बताओ क्या इसको हम लोग यहाँ पे L ग्लूकोज बोलेंगे क्या? देखो आपको अपना थॉट देना है कि भाई हाँ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, क्या ये L ग्लूकोज है क्या? अच्छा चलिए, कुछ बच्चे L के फेवर में है कि L ग्लूकोज है, क्यों? क्योंकि OH इस साइड में। अब जैसे जिनका आंसर ये है कि नहीं है तो वो अपना लॉजिक रखें। हाँ जी बताइए। तब उसको क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया। देखो क्या मतलब है यहां समझना। एक्चुअली क्या है कि L ग्लूकोज केवल और केवल आप इसको देखकर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। यहां पे आपको सारे के सारे कार्बन का क्या देखना पड़ेगा? ओरिएंटेशन देखना। लेकिन ये बात अभी कुछ देर में सभी बच्चों को समझ आ जाएगी। अब गौर करना। देखो यदि ऐसा बोला जाए कि इस वाले स्ट्रक्चर का L कॉन्फ़िगरेशन है तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट होगा। अरे बोलो यार, है ना? केवल क्या बोला जाए कि इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है? L, देन ये करेक्ट। L ग्लूकोज तो केवल इसको देखकर नहीं डिसाइड कर लीजिएगा। अब L ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हम लोग याद नहीं करेंगे, हम लोग डी ग्लूकोज को याद करेंगे। बताओ इसका क्या बना ले हम लोग? मिरर इमेज। चलिए अब मिरर इमेज बनाएंगे तो इसके अंदर यहां क्या हो जाएगा? जैसे ये CHO, इधर OH, है ना, इधर H आया और इधर दोनों तरफ क्या आ जाएंगे? यहाँ OH और यहाँ CH2OH। अब बताओ इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? L ग्लूकोज। यहाँ ये यहां ध्यान रखिएगा कि L ग्लूकोज जो है केवल लास्ट वाले कायरल कार्बन को नहीं, आप पूरा का पूरा यहाँ पे देखेंगे। और इसका ये बताओ आपस में एनेंटियोमर होते हैं, तो यदि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये क्या हो जाएगा? बताओ लीवो रोटेटरी। 52.70 मतलब जस्ट ये अपोजिट, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ है ना। तो L ग्लूकोज जो बनेगा वो डी ग्लूकोज की मिरर इमेज यहाँ पे ये बनेगा। इसको मैं एक और बात से देखो समझाता हूं, पहले यहां तक नोट करो। मतलब आपको जो स्ट्रक्चर याद करनी है ना वो डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर याद करनी। ठीक है, देखो एक और हम इस बात को समझते हैं। देखो ये वाली स्ट्रक्चर बताओ किसकी है? डी ग्लूकोज, है ना। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा एक बार। यदि मैं इस OH को इधर रख दूं तो क्या ये डी ग्लूकोज होगा क्या? नहीं। हालांकि यदि मैं बोला ये OH को इधर रखो और फिर बोलूं कि क्या इस मॉलिक्यूल का अभी भी डी कॉन्फ़िगरेशन है क्या? यस। लेकिन डी ग्लूकोज के लिए यहाँ पे यदि OH इधर आ गया तो फिर ये डी ग्लूकोज नहीं होगा, ये डिफरेंट टाइप का मोनोसेकेराइड बन जाएगा। तो अब हम लोग इस पे भी बात करेंगे कि अदर कौन कौन से मोनोसेकेराइड बन जाते हैं। मेरे हिसाब से सब बच्चों को बात समझ में आ गई होगी कि हम डी और एल तो एक कायरल कार्बन को देख के बता सकते हैं जो हाईएस्ट नंबर ऑफ कायरल कार्बन हो, लेकिन यदि ग्लूकोज बोलना है तो आपको सारे के सारे कार्बन का यहाँ कॉन्फ़िगरेशन चेक करना पड़ेगा यदि उसको फिशर पे लिखा हुआ है तो। चलो हम यहां से आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या हुआ, एक थोड़ा सा बताओ, ग्लूकोज है तो बताओ इसमें कौन सा ग्रुप है? CH, कार्बोनिल ग्रुप है। अच्छा ये बताओ कार्बोनिल ग्रुप क्या 2,4-DNP से रिएक्ट करता है क्या? बोलो करता है। ये इनका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है ना। NaHSO3 से रिएक्ट करता है क्या? करता है ना, एल्डिहाइड, है ना। अच्छा शिफ्ट रिएजेंट से रिएक्ट करता है क्या? है ना। CHO ग्रुप जो है वो इन सब से रिएक्ट करता है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, यदि ग्लूकोज में ये सब रिएजेंट्स मिलाया जाए तो ये देखा गया वो रिएक्ट ही नहीं करता ग्लूकोज में। तो अब क्या, जैसे अपने पास ग्लूकोज है ये सब मिलाया, जैसे शिफ्ट रिएजेंट के साथ पिंक कलर ही नहीं दे रहा जबकि CHO ग्रुप है। और बाकी जैसे ये व्हाइट क्रिस्टलाइन बनाता है कंपाउंड वो भी नहीं बना रहा है, ना ही येलो ऑरेंज PPT ये बना रहा है। तो फिर ये लगा कि यार इसमें CHO होता भी है कि नहीं होता है। बाद में ये देखा गया कि इसमें टॉलेंस रिएजेंट मिलाओ तो ये रिस्पॉन्ड कर जाता है ना। फेलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन मिलाओ तो ये रिस्पॉन्ड कर जाए, और भी HCN मिलाओ तो भी रिएक्ट कर जाएगा, NH2OH। ये सब आपको याद आ रहा है किसकी रिएक्शन है? कार्बोनिल का। अब तो घमासान हो गया फिर कि यहाँ कुछ फैक्टर्स ऐसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे CHO ग्रुप है नहीं है, कुछ बोल रहे हैं है। तो अब इस वजह से यहाँ पे इसकी
मतलब इन सब बातों को एक्सप्लेन करने के लिए इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर दी गई इन द सेंस कि ये देखा गया कि ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर भी यहाँ पे ये होती है। लेकिन फिर अब एक चक्कर पड़ा कि जब साइक्लिक होती है तो फिर ये ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो इन सभी बातों को आपके जवाब मिलेंगे, इसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा अपने को। तो अपन एक ये सब अभी मैं नोट करवाऊंगा सिस्टमेटिकली, इनको अपन ऐसा नहीं लिखेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट लगा के लिखो, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज अकेले में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम पूरे बचे हुए कार्बोहाइड्रेट में लगता है। कार्बोहाइड्रेट है ना, क्योंकि चक्कर क्या है कि जैसे इसमें क्या रहता है कि ग्लूकोज में हम टर्म सीखते हैं, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम लगता है। बाकी में फिर उनको अप्लाई करना रहता है तो बड़ा जल्दी जल्दी बाकी है, तो ग्लूकोज में थोड़ा सा टाइम लगना है। तो अब देखो यहाँ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर जो प्रपोज करने के पीछे क्या रीजन था उनको हम लोग एक एक करके लिख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लगा के लिखो, ग्लूकोज डज नॉट गिव glucose does not give pink color with Schiff's reagent. Glucose does not give pink color with Schiff's reagent. SCHIFFS, Schiff's reagent के साथ वो पिंक कलर नहीं देता। अच्छा, सेकंड आप लिख सकते हैं, ग्लूकोज डज नॉट गिव एडिशन प्रोडक्ट, does not give addition product with 2,4-DNP, does not give addition product with 2,4 then फिर DNP डाइनाइट्रोफिनाइल। चलिए फिर आप लिखिएगा थर्ड पॉइंट लिखिएगा, इट शोज म्यूटा रोटेशन। लेकिन ये क्या है मैं बात करूंगा आगे, है ना, म्यूटा रोटेशन MUTA, इट शोज म्यूटा रोटेशन, लेकिन ये हम बात करेंगे अब। ठीक है, तो ये तीन कुछ अजीबोगरीब बात ये मिली। तो अब नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, टू explain all these properties, a cyclic structure of glucose was given। इन सब प्रॉपर्टीज को या इन सब बातों को समझाने के लिए इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो दी गई। अब देखो क्या करना है, इसकी जो एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है वो कैसे यहाँ पे मतलब बनी या कैसे वो स्ट्रक्चर हम समझा सकते हैं उस पर बात ही कर रहे हैं। देखो इन सब स्ट्रक्चर्स को हम लोग एक को ही लेके डी ग्लूकोज को लेके आगे बढ़ते हैं। यहाँ इस स्ट्रक्चर को एज इट इज रहने दीजिएगा, इसमें मैं कुछ ऐसा करता हूं तो आप अलग से लिखकर उसको फिर उसमें बता सकते हैं कि भाई कैसे आपने ये बनाया। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे। देखो यहाँ है CHO ग्रुप। अब अपने को पता है कि CHO एन ग्रुप एंड एल्कोहल में रिएक्शन होती है। ये OH ग्रुप है, इसने इस पे अटैक किया, बताओ यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट। अब क्योंकि ये है प्लेनर स्ट्रक्चर है तो इस वजह से यहाँ क्या होगा कि OH जो मतलब यहाँ पे अटैक दोनों तरफ से हो सकता है। तो दोनों तरफ से हो सकता है तो देखो इससे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं डी ग्लूकोज से। तो देखो समझेंगे कि यहाँ पे अब आपको ऐसा कुछ मार्क करना है तो ये बना के और फिर आप ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। लेकिन पहले एक बार देखिए कि यहाँ क्या आ गया बताओ, OH। अब बाकी का जो है ना, बाकी कार्बन का ओरिएंटेशन, यहाँ H, यहाँ OH, इधर OH, इधर क्या आ गया H, इधर H, यहाँ OH, ये तो ऐसे हो गया। अब देखो इसका कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं जो इस पे अटैक किया, कि इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ ऑक्सीजन लिखा और इस तरह से ये लिखते हैं। ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि इसने जब इस पे अटैक किया तो इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से H+ हट जाएगा, बताओ ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। और बताओ नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2OH। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ और यहाँ कार्बन नहीं है क्योंकि बाकी 6 कार्बन यहाँ कंप्लीट हुए हो गए। तो ऐसे केस में एक स्ट्रक्चर तो बनेगी। लेकिन यहां क्या है देखो कि OH यहां दोनों तरफ से अटैक होता है, तो OH राइट साइड में भी हो सकता है, OH लेफ्ट साइड में भी हो सकता है। तो इसी डी ग्लूकोज की एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें OH इस साइड में ही। तो एक बार ये बनाओ पहले देखो।
लिखा आपने ये, है ना? चलिए, हाँ देखिए, अब देखो, अब मैं एक स्ट्रक्चर और बनाता हूँ इधर OH बना के, मैं इसको हटा रहा हूँ, है ना? ये आप एरो कुछ लगा के और ऐसे ये देख सकते हैं। देखिए, आप इसमें एक काम करिएगा, इधर लगाइए OH, इधर यहाँ H, इसमें क्या किया, OH को इस साइड में, लेफ्ट साइड में यहाँ रख दिया, बाकी एज इट इज। हाँ, मतलब इसमें क्या रहा, ये भी डी ग्लूकोज, ये भी डी ग्लूकोज, एक में OH राइट साइड में और एक बार लेफ्ट साइड में। अब देखो क्या बनाओ इसको तुरंत। अब देखिए, देखो देखो क्या हुआ कि अब OH राइट में है या लेफ्ट में है, तो इनको कुछ ना कुछ नेम देना पड़ेगा जिससे हम इनको आइडेंटिफाई कर पाए। तो यहां देखो क्या किया गया है कि देखो इस साइड में OH था और इधर से अटैक हुआ, और ये जो OH आया वो भी जिधर से अटैक हुआ उसी साइड में, मतलब राइट साइड में OH इधर से ही अटैक हुआ। तो इस यूनिट को बोलते हैं हम लोग अल्फा। क्या बोलेंगे बताओ? अल्फा। अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, डी मतलब अपन जानते हैं। और यदि यहाँ पे देखो अटैक हुआ इस साइड में और उसके अपोजिट साइड में OH आ रहा, मतलब लेफ्ट साइड में यहाँ OH आया, इसके अपोजिट साइड में, तो बताओ यहाँ पे ये क्या बोल देंगे? बीटा डी ग्लूकोज है। ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये बीटा डी, है ना? क्राइटेरिया, जिधर से अटैक हो रहा है उसी साइड में OH आए अल्फा, जिस साइड से अटैक हो रहा है उसके अपोजिट साइड में जाए तो बीटा यहाँ। चलिए, अब देखो यहाँ क्या किया गया है, इसका ऑप्टिकल रोटेशन यदि हम लोग देखेंगे तो 112 यहाँ पे होगा, और इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो यहाँ हो जाएगा 9 डिग्री। हाँ, 19। चलो, अब देखो, बताओ एसाइक्लिक स्ट्रक्चर जो थी उसका ऑप्टिकल रोटेशन कितना लिखा हमने? 52.7। जबकि वही ग्लूकोज, वही डी ग्लूकोज जब साइक्लिक फॉर्म में आया तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो गया। तो जब किसी स्ट्रक्चर के साइक्लिक से एसाइक्लिक या एसाइक्लिक से साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट होने पर उसका ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो जाता है, तो इसको हम एक टर्म देते हैं म्यूटा रोटेशन। क्या बोलते हैं बताओ? म्यूटा रोट, मतलब कोई कंपाउंड, है ना? तो अब इस म्यूटा रोटेशन को भी यहीं पे होल्ड कर, अभी बात करेंगे इस पे आगे कि साइक्लिक से एसाइक्लिक या उल्टा होने पर ऑप्टिकल रोटेशन चेंज ही हो जाए, है ना? अब देखो यहाँ क्या रहा, अब थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, देखो इसमें क्या है कि यहाँ ये साइक्लिक फॉर्म में है। अच्छा, इसमें देखो क्या हुआ कि यहाँ जो OH था उसने जब अटैक किया तो यहाँ लिंकेज बनी। उस लिंकेज को हम नेम भी देते हैं, आगे काम में लेंगे उस टर्म को। एक होती है हेमी एसिटल लिंकेज और एक होती है एसिटल लिंकेज। देखिएगा, इस कार्बन पे लिंकेज बनी, इस कार्बन पे देखो दो ऑक्सीजन लगे, एक ये रहा और एक ये रहा। बताओ ऑक्सीजन के आगे क्या लगा हुआ है? कार्बन। ऑक्सीजन के आगे हाइड्रोजन। बताओ ये कौन सी लिंकेज है? हेमी एसिटल लिंकेज। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट में एसिटल लिंकेज भी होती, बात ये करें। तो अब देखो क्या हुआ यहाँ पे कि हम लोग इसके अंदर, यहां जब इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर यहां है तो इसमें क्या कहीं कोई एल्डिहाइड ग्रुप नजर आ रहा है क्या? नहीं। तो आप जब इसमें 2,4-DNP, शिफ्ट रिएजेंट, NaHSO3 ये सब मिलाओगे तो ये रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि इसके अंदर कोई एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है इसकी साइक्लिक फॉर्म में। लेकिन जैसे ही आप इसमें स्ट्रॉन्ग रिएजेंट लाइक टॉलेंस रिएजेंट हो गया, फेलिंग बेनेडिक्ट या NH2OH HCN वगैरह, तो वो मिलाते ही इसको क्या करते हैं, इस रिंग को वो ब्रेक कर देते हैं। और ब्रेक करते ही बताओ ये किस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? एसाइक्लिक फॉर्म। और बताओ वहां कौन सा ग्रुप होता है? CH। अब ये रहता है कि स्ट्रॉन्ग कौन सा हम माने, जो इसको ओपन कर दें। अब वो हमें याद करना पड़ेगा। तो एक्चुअली टॉलेंस रिएजेंट वगैरह और ये सब इसको ओपन करके और इसको एसाइक्लिक, तो साइक्लिक एसाइक्लिक फॉर्म एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है, दोनों तरह की फॉर्म में ये रहता है। तो आपको ये कोई कंफ्यूजन नहीं हो तो ग्लूकोज कैसा, ये रहा।
ये ग्लूकोज है। जो इसको ओपन नहीं कर पाएगा एल्डिहाइड के टेस्ट नहीं दे पाएगा, एल्डिहाइड वाली रिएक्शन नहीं दे पाएगा, और जो इसको ओपन कर दे वो ये सारे टेस्ट दे देगा। बोलो समझ आई बात ये, है ना। अब इसको मैं लिखवाता हूं, है ना, एक पॉइंट लगा के लिखो, देखो इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। लिखो लिखो सिंस there is no free aldehydic group, since there is no free aldehydic group, so it does not react with, since there is no free aldehydic group, so it does not react with weak reagent, ब्रैकेट में आप लिख लो 2,4-DNP, 2,4-DNP, NaHSO3, 2,4-DNP, NaHSO3, Schiff's reagent, 2,4-DNP, NaHSO3, Schiff's reagent, SCHIFF, Schiff's reagent, bracket 1, but strong reagent, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो HCN, but strong reagent, ब्रैकेट में लिखो HCN, NH2OH, क्या टॉलेंस रिएजेंट, है ना। मैं इनकी रिएक्शंस भी करवा दूंगा, यहाँ एक तो लिख लो पूरा टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग और बेनेडिक्ट, तो पूरा T.R लिख लो, टॉलेंस रिएजेंट हो गया, है ना। फेलिंग बेनेडिक्ट यहाँ लिखना चाहो ठीक है, नहीं आगे रिएक्शन कर लेंगे, F.S. फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं वापस बोलता हूँ, NH2OH लिख लो, HCN लिख लो, टॉलेंस रिएजेंट लिख लो, बहुत है, आगे एटसेट्रा लगा दो ब्रैकेट पर। तो वीक रिएजेंट ब्रेक अप द रिंग, वीक रिएजेंट, देन ब्रैकेट में हमने लिखा सब कुछ, वो ब्रेक अप द रिंग। हाँ स्ट्रॉन्ग रिएजेंट, यस, जो स्ट्रॉन्ग रिएजेंट, जो ना स्ट्रॉन्ग रिएजेंट ब्रेक अप द रिंग, वो रिंग को ब्रेक कर देंगे तो फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप बनेगा जो कि उसके साथ रिएक्शन देगा। नेक्स्ट पॉइंट लगा के लिखो कि अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, alpha D glucose and beta D glucose have different configuration. Alpha D glucose and beta D glucose have different configuration of H and OH. Alpha D glucose and beta D glucose have different configuration of H and OH at first carbon. देखो आप गौर करिएगा कि जो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, इनका इस कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, जहां लिंकेज बन रही वहां पे, बाकी सभी जगह बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम, है ना। ये अल्फा डी ग्लूकोज। चलिए अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स का यार रिप्रेजेंटेशन है ना, वो क्या किया गया, जैसे साइक्लिक फॉर्म में ऐसे, अब इसी साइक्लिक फॉर्म को एक तरीके से और रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो आप यहां लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लगा के, पाइरेनोज स्ट्रक्चर, यार इसको हेवर्थ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ऑफ ग्लूकोज, पाइरेनोज फॉर्म या फिर हेवर्थ फॉर्म, मतलब इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन। अब ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस पे हम बात करते हैं। देखो पाइरेनोज स्ट्रक्चर, जो पाइरेनोज नेम आया है ना, वो पाइरेन क्या है, एक 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है ना, पाइरेन। तो एक्चुअली क्या है कि पाइरेनोज फॉर्म मतलब कि ग्लूकोज को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना कि 6 मेंबर्ड रिंग हो जिसमें एक ऑक्सीजन हो, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पाइरेनोज फॉर्म हो जाती है, हेवर्थ स्ट्रक्चर ही हो जाती है। अब यहां देखो गौर करिएगा कि मुझे इस अल्फा डी ग्लूकोज को उसमें कन्वर्ट करना, इसके अलग अलग तरीके मिलते हैं, कोई कैसे करके बताता है, कोई क्या। मैं आपको अपना एक तरीका बताता हूं, आप उससे आप देखो, आप देखिएगा कि कैसे उस तक हम लोग यहाँ पे इसको ये बनाए। अब इसके लिए देखो क्या करना है, आप ये स्ट्रक्चर एज इट इज रखोगे, ये स्ट्रक्चर इधर, इसमें मैं कोई भी चेंज करूं तो वो बनाते टाइम वापस से इसको बना के करिएगा, नहीं तो क्या है कि पुरानी स्ट्रक्चर खराब करते जाएंगे, अपन नहीं बनाते जाएंगे यदि उसी में चेंज करते जाओगे तो, है ना।
तो अब देखो इसमें क्या करना है, सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि अपने को इन सब में अपने पहला जो है ना डी ग्लूकोज वाला स्ट्रक्चर याद किया, फिर देखो हम समझ के यहाँ बना रहे हैं। देखिएगा इधर गौर करना, देखो यदि मैं इस कायरल कार्बन पे इवन नंबर में इंटरचेंज करूं तो बताइए कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, सेम। चलिए मैं पहला इंटरचेंज करता हूं इनके बीच में, बताओ यहाँ पे कौन सा ग्रुप लेके आ जाऊं, CH2OH, और बताओ यहाँ क्या लेके आ गए, HA। ये फर्स्ट इंटरचेंज। अच्छा सेकंड इंटरचेंज जो है ना वो मैं यहाँ पे कर रहा हूं इन दोनों के बीच में, देखो आप इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में मतलब कि जो ऑक्सीजन इस कार्बन से ऐसे जुड़ा हॉरिजॉन्टली, वो बताओ कैसे जुड़ जाएगा, वर्टिकली, और यहाँ हॉरिजॉन्टल पे क्यों ना जाएगा, हाइड्रोजन। तो देखिए क्या हुआ कि यहाँ तो आ गया H, और यहां से मैंने क्या किया, इसको इधर ऐसे कनेक्ट ये कर दिया, तो यहाँ पे यहाँ कोई कार्बन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, इसको इवन नंबर इंटरचेंज से ये कर दिया। तो वो इवन नंबर इंटरचेंज आप भी करके और फिर इसको बनाएंगे, लेकिन पहले एक बार समझते हैं, देखो ठीक है। अब देखो क्या किया जाए कि यहाँ पे आप इसको देखेंगे ना, तो देखो कार्बन 1 2 3 4 5 और एक बताओ क्या हो गया, ऑक्सीजन। चलिए अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूं कि इस तरह की फॉर्म में ये है कार्बन 1 2 3 4 और ये 5 और एक क्या आ गया, ऑक्सीजन। बोलो ठीक है ये बात है ना। चलिए अब क्या करना है, अब आपको ये करना है कि जो भी यहाँ ग्रुप लेफ्ट साइड में है उनको ऊपर की तरफ, राइट साइड वालों को नीचे की तरफ, क्योंकि हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म फॉलो करना पड़ेगा कि कैसे इसको ड्रॉ करें। देखो अब बनेगा ही है ना। सबसे पहले कार्बन नंबर 1 पे आइए, देखिए ये रहा 1 पे, जो लेफ्ट साइड में है उसको ऊपर की तरफ, बताओ यहाँ क्या रखेंगे, H, यहाँ बताओ OH। चलो सेकंड नंबर पे यहाँ बोलो H, यहाँ OH। चलो थर्ड नंबर पे बोलिएगा, यहाँ OH यहाँ H। फोर्थ नंबर पे H यहाँ OH, एंड फिफ्थ नंबर पे यहाँ, और यहाँ पे एक बार लिखो, इतना देखो भाई, जैसे ये है पाइरेनोज फॉर्म। अब आपको लगता है कि ये आप लिखे कि नहीं, तो आपको लगता है आप बाद में आपको याद रह जाएगा कि कैसे ही बनाना है, तो नहीं लिखना है ना। और ये है कि भाई आप ये मतलब मेन है कि इसको लिखना है, वो सब तो ये पाइरेन भी लिख लेना, इसका एनालॉगी ये एनसीईआरटी वगैरह में बता रखी है सब बातें कि पाइरेन जो है उसका एनालॉगी ये होता है नेम पाइरेनोस, 6 मेंबर्ड साइक्लिक, एक तरह से हेट्रोसाइक्लिक। ये जो है अल्फा अल्फा डी ग्लूकोज से ये बनाया, तो एक्चुअली ये है अल्फा डी ग्लूकोज, लेकिन क्योंकि ये पाइरेनोज फॉर्म में है तो उस फॉर्म को हम पर्टिकुलर, जैसे 2 ब्यूटीन, अब हमने उसके सामने लिख दिया सिस 2 ब्यूटीन, मतलब उसका ओरिएंटेशन बताया, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं अल्फा डी ग्लूको पाइरेनोज। तो एक्चुअली ये अल्फा डी ग्लूकोज है, इस तरीके का नेम कहीं लिखा हुआ मिले मतलब उस ग्लूकोज को पाइरेनोज फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। चलो इसको लिख लीजिएगा एक बार। अब ये बताओ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज में अंतर कौन से कार्बन पे होता है, फर्स्ट कार्बन, पढ़ाना भी अपन ने है ना। चलिए अब आपको यदि बीटा डी ग्लूकोज की पाइरेनोज फॉर्म बनानी है, तो एक तो वही तरीका हो गया कि इस पे वो सब अप्लाई करे जो इस पे किया था, दूसरा एक तरीका क्या है कि केवल और केवल फर्स्ट नंबर कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दे, ऊपर क्या लगा दें OH, नीचे क्या लगा दें H, तो यहाँ पे ये बन जाएगा। तो आप एक काम करिएगा, बीटा डी ग्लूकोज अभी तो इसको देख के बना लो, फिर आप प्रैक्टिस के लिए यदि उससे बनाना चाहें तो वो देख सकते हैं।
फर्स्ट नंबर कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट कर दीजिएगा, बाकी एज इट इज यहां रहे। फर्स्ट नंबर कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, बाकी सारा का सारा एज एज। मामला आप लोगों को करना है ना, ये करना है, मैं भी कर रहा। मैं रेड से करने वाला था इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है ना, यहाँ OH और यहाँ H। चलिए, मेरे पास फैसिलिटी है कि मैं मिटा के वापस लिख सकता हूँ, इसलिए मेरा ये चलेगा, है ना। यहाँ OH और इधर H। फर्स्ट नंबर पे कॉन्फ़िगरेशन आपने अलग किया। और ये अब देखो, हमने अल्फा डी ग्लूकोज ग्लूकोपाइरेनोज फॉर्म पे लिखा, इसको हमने रटा नहीं, इसको कॉन्सेप्चुअली हमने इसको यहाँ पे समझा। अब देखो क्या करना है कि अपने आगे क्या करेंगे हम लोग, जो बाकी के कार्बोहाइड्रेट्स है ना वो बनाएंगे ना, तो इन मोनोसेकेराइड्स को आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारी स्पीड बने। तो इसके लिए अपन चाहते हैं कि अपन इस वाली स्ट्रक्चर को एक बार याद कर ले, है ना, इसको यहाँ पे याद करें। तो अब देखो ये 6 मेंबर रिंग, यहाँ ऑक्सीजन, जो ये देखो इसमें ये 1 नंबर कार्बन लिंकेज वाला कार्बन है। कैसे बताओ कि आपको लिंकेज वाला मतलब लिंकेज मतलब जहां पे OH ने अटैक करके साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए, वो कार्बन ढूंढना है। तो ऐसा कार्बन देखो जिसपे 2 ऑक्सीजन लगे हों, ऐसा एक ही कार्बन होगा। बताओ इस स्ट्रक्चर में कौन सा नंबर का कार्बन है जिसपे 2 ऑक्सीजन लगे, बताओ। फर्स्ट वाला, तो ये लिंकेज वाला कार्बन है ना। तो यहाँ पे यहां से देखते हैं, बताओ यहाँ OH कहाँ है, नीचे, फिर अगला भी नीचे, लगातार 2 बार नीचे आया, फिर बताओ ऊपर, नीचे, और ऊपर कौन सी फॉर्म में, CH2OH की फॉर्म। अब एक बार 2 बार ऐसे बोलेंगे ना तो आपको ये स्ट्रक्चर, हमने देखो कॉन्सेप्चुअली यहां तक आना सीखा, लेकिन थोड़ा सा याद हो कि हम फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करें। बताओ पहला कहां पे आ रहा है, नीचे, अगला भी नीचे, फिर ऊपर, नीचे, और अगला CH2OH, क्योंकि 6 कार्बन पूरे ये करने। अच्छा, अब अगली बात समझिए। जैसे ये रहता है कि सर हमने अल्फा से ये बनाया तो पता चल गया अल्फा, क्या यहाँ पे भी ऐसी कोई बात होती है क्या कि इसी स्ट्रक्चर को देखकर ये बोल पाए? तो यहाँ पे भी देखो बोला तो गया है, देखो क्या कि एक तो यहाँ पे आप देखो CH2OH, रिलेटिव पोजीशन देखनी पड़ेगी, तो CH2OH एक ही रहेगा इसमें। अब OH बहुत सारे हैं तो वो OH लो जो लिंकेज वाले कार्बन पे। कैसे पहचानेंगे ऐसा कार्बन जिसपे 2 ऑक्सीजन जुड़ी? तो यदि यहाँ पे अल्फा कब बोलेंगे, कौन सी फॉर्म में, पाइरेनोज फॉर्म में। अल्फा तब बोलना है जब ये OH एंड ये CH2OH अपोजिट साइड में हो, तब बताइए हमें क्या बोलना होगा यहाँ पे, अल्फा ही, है ना। तो यहाँ पे अल्फा, इधर एरो लग, देखो ये बातें थोड़ा बढ़िया से लिखिएगा, मतलब थोड़े जगह लेके यहाँ पे कि ये OH अल्फा किसको, OH एंड CH2 आर इन अपोजिट साइड, तो अल्फा यहां हो जाएगा। कौन सा OH उसको अलग से लिख लेना, तो जो लिंकेज वाले कार्बन पे, लिंकेज वाला कार्बन कौन सा है जिसपे 2 ऑक्सीजन लगे। OH and CH2OH, OH and CH2OH आर इन अपोजिट साइड में, अल्फा हो जाएगा। और यहां पे हम बात करें कि ये OH और ये CH2OH ये सेम साइड में, तो ये कौन सी यूनिट हो जाएगी बताओ, बीटा। यहां अब ये जो साइक्लोहेक्सेन है ना, ये 6 मेंबर्ड रिंग है। मतलब साइक्लोहेक्सेन क्या, मैं ऐसे बोलूं कि ग्लूकोज जो है ये 6 मेंबर्ड रिंग पे है, तो इस वजह से क्या इनको चेयर फॉर्म पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब आप में से कितने स्टूडेंट्स ने 11th का कंफर्मेशनल आइसोमेरी पढ़ा है, मतलब कोचिंग में नहीं, बाद में इसको रिवाइज किया, हाँ रिवीजन वगैरह में कंफर्मेशन चेयर फॉर्म वगैरह ना, तो कुछ बच्चों ने पढ़ा कुछ ने नहीं। तो अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि जितनी अपने को जरूरत है ना उतना थोड़ा बहुत मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर अपने को इस पे जाना थोड़ा सा बस, ताकि ये मैं इस पे अप्लाई कर सकूं। देखिए, देखना, देखो, सुनिए सुनिए, देखो देखो, चेयर फॉर्म मतलब इस तरीके से 2 लाइनें हमने खींची, है ना, सुनेंगे।
फिर उसके बाद में एक बॉन्ड इधर लिया, एक इस साइड में ऐसे इधर लिया और यहाँ पे ऐसे यहाँ लिया। बताओ कौन सी फॉर्म होगी? ये चेयर फॉर्म है ना। इस तरह से ये इधर ऐसे गया, फिर इधर, फिर यूं जाके, हाँ चलिए बहुत बढ़िया है ना। हाँ अब देखो, अब देखो इसमें क्या रहता है कि बताओ हर एक कार्बन पे बताओ क्या रहेंगे? दो हाइड्रोजन। हर एक कार्बन पे दो हाइड्रोजन ये रहेंगे। अब आप देखना इधर कि ये जो कॉर्नर है इसका, ये इधर कॉर्नर है, ये इस तरह से साइक्लोहेक्सेन का ये कॉर्नर है, ठीक है। अब इस पे यहां पे क्या रहेगा कि दो हाइड्रोजन लगे हुए, तो एक हाइड्रोजन क्या, जैसे देखो इस तरीके से लगा हुआ रहेगा ये, और अगला हाइड्रोजन यहाँ पे कैसे लगा रहेगा? इस तरीके से लगा रहेगा। तो पहले मैं बात करता हूं इस हाइड्रोजन की, मतलब दो जो यहाँ बॉन्ड बने हैं ना उनको नेम दिया जाता है। इस वाले बॉन्ड को बोला जाएगा एक्सियल बॉन्ड। क्या बोलेंगे? एक्सियल। और यहाँ जो इस तरह का बॉन्ड होगा उसको इक्वेटर, जैसा आप PCl5 में देते हैं, है ना। PCl5 में ये वाले बॉन्ड कौन से होंगे? एक्सियल। इसको थोड़ा बंद करो, मेरे को थोड़ा ये आप है ना बंद कर दो एक बार, है ना। हाँ थोड़ा सा मैं इधर ध्यान बटा। एक्चुअली क्या है, कोई भी आप जैसे शीट वगैरह या कोई भी बात है ना, ये बीच बीच में ये या तो आप, क्योंकि आपका ध्यान दो जगह जा रहा होता है, इधर भी और थोड़ा मैं भी यहाँ पे, ये रहता है कि आप क्या ये है ना शीट वगैरह ये थोड़ा सा निकाल रहे होते हैं ना। अब सुनो सुनो, रिक्वेस्ट है ना, रिक्वेस्ट। क्योंकि उससे क्या अच्छा आप भी क्या करेंगे, इसको पढ़ो फिर घर पे ये देख लो, नहीं तो फिर इधर उधर ये भी थोड़ा सा ना। चलो सुनिएगा बात को, देखिए देखिएगा इधर क्या है कि ये जो बॉन्ड है ना इसको हम लोग यहाँ बोलेंगे एक्सियल, और ये कौन सा? इक्वेटोरियल। अब इनकी पोजीशन कैसे होती है देखो, उसको दिखना। यहाँ ये जैसे ये बॉन्ड है, ये हो गया एक्सियल। अब टेट्राहेड्रल मेंटेन करने के लिए इसको ऐसे लगा एक्सियल बॉन्ड, तो यहाँ पे ये हो गया अप, ऊपर की तरफ क्या हो गया? ये अप। देन ये हो जाएगा डाउन, एक्सियल हम लोग लगा रहे हैं ना, अप देन डाउन। फिर बताओ ये क्या हो जाएगा? अप देन डाउन, फिर अप, और ये बताओ डाउन। ये तो हो गया एक्सियल। कौन से बॉन्ड हो गए ये? एक्सियल। चलिए अब देखना, यहां पे जो ये बॉन्ड होता है इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल, ठीक है। ये बताओ कैसा है? डाउन। तो अब बताओ ये कैसा? अप। यहां इक्वेटोरियल ये अप ये हुआ, ठीक है। अब देखना इधर ये क्या है? अप, तो ये अगला कैसा हो जाएगा? डाउन। अच्छा ये बताओ अप, ये बताओ डाउन, और ये बिल्कुल सही बात है ना। ये एक्चुअली कोई हाइड्रोजन यहां लगा है, तो एक तो ये कि वो एक्सियल पे लगा हुआ है, और ये अप डायरेक्शन ये है ना, अप डाउन ऐसे। ये पता 6 हाइड्रोजन एक्सियल, 6 कैसे हो जाएंगे? इक्वेटर, ठीक है। अब देखो साइक्लोहेक्सेन पे जब कोई चेयर फॉर्म पे ग्रुप्स लगे हों तो हमें सिस ट्रांस बताना होता है, ठीक है। यदि जो भी दोनों कोई ग्रुप है उनके लिए अप आ रहा है, बताओ कौन सी फॉर्म हो जाएगी? सिस। भाई दोनों ही ऊपर सिस। यदि दोनों के लिए डाउन आ रहा हो तो नहीं, तभी भी क्या रहेगा? सिस ये रहेगा, है ना। देखिएगा दोनों ऊपर बताओ क्या? सिस। दोनों डाउन सिस। अब यदि ये अपोजिट डायरेक्शन में हो तब क्या हो जाएगा? ट्रांस है। अब इसमें भी ये कहां से आ गया, है ना। ट्रांस में तो ये नहीं आएगा, है ना। ये ट्रांस, सुनिएगा इस बात की जरूरत अपने को रहेगी ना, सिस ट्रांस को आइडेंटिफाई करना इन चेयर। एक और बात है बस यहाँ पे, जो इधर यहाँ जरूरत पड़े उसको और देख लेते हैं। देखो क्या रहता है कि ये जो चेयर फॉर्म है इसके अंदर होती है फ्लिपिंग। फ्लिपिंग इन द सेंस कि यहाँ क्या रहेगा, जैसे अपन बात करें कि इधर यहाँ ग्रुप लगे हुए, जैसे यहाँ लगा हुआ है H और यहाँ पे मिथाइल यहाँ लगा हुआ है। अब इसके अंदर फ्लिपिंग होती है तो ये इस तरह की फॉर्म। देखो अपन, मेरे को थोड़ा सा ये पढ़ाना बायोमोलिक्यूल, तो मैं उतनी बात यहाँ करता हूं जितनी अपने को जरूरत यहाँ रहे, ठीक है। फ्लिपिंग मतलब क्या रहता है कि जो चेयर फॉर्म होती है ना, उस चेयर फॉर्म के अंदर ये वाला, जैसे ये वाला पार्ट नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट, इस तरह से। फिर यहाँ जब पढ़ाते हैं ना तो एक कर्व पे भी जाके यहाँ पे बात कर रहे होते हैं पूरे इस तरह से कैसे ही आया। इस दौरान क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स भी बनती है, बॉड फॉर्म बनती है, ट्विस्ट बॉब, है ना, ये सारा। तो एक्चुअली जब ये फ्लिपिंग होती है तो इसमें क्या होता है देखो कि ये वाला कॉर्नर यहाँ नीचे आया, इसमें क्या होगा कि ये जो एक्सियल बॉन्ड है ये इसको, जैसे आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि इसको पकड़ के हमने नीचे की तरफ ये खींचा, तो जो इक्वेटोरियल पे ग्रुप है बताओ ये यहाँ पे किस पे आ जाएगा? एक्सियल, ठीक है।
तो और फिर ये दोनों फॉर्म एक दूसरे में कन्वर्ट। इस पे मैं टाइम नहीं ले रहा हूं ज्यादा, क्योंकि मेरे को ये सब नहीं, फ्लिपिंग वगैरह नहीं समझाना, मुझे थोड़ी सी बातें जो मेरे को वहां काम आए। एक्चुअली क्या होता है देखो, कि ये दोनों फॉर्म्स एक दूसरे में जैसे जो एल्केन्स होते हैं ना, उनमें तो सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में डिफरेंट कन्फर्मेशन बनते, यहाँ ये कन्फर्मेशन फ्लिपिंग के थ्रू शो करता है। तो अब देखो यहाँ क्या हुआ कि मिथाइल के लिए एक एक्सपेरिमेंटल डेटा अवेलेबल है कि ये बताओ कौन सी पोजीशन पे है, इक्वेटोरियल, ये 95% इसमें एग्जिस्ट कर रहा होता है, और बताओ ये किसमें 5% यहाँ। तो यहां से एक कंक्लूजन ये निकला कि जब कभी साइक्लोहेक्सेन पे कोई हम ग्रुप लगाते हैं तो वो स्टेबल तब होगा जब उसको कौन सी फॉर्म में रखा जाए, इक्वेटोरियल पे। फिर उसके रीजंस भी पढ़ते हैं कि भाई एक्सियल पे यहां रहा तो 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन यहां लगता है, जो एक्सियल पोजीशन पे हाइड्रोजन है वो इसको रिपेल करे। लेकिन ये सब बातें थोड़ा सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, ऐसे बिल्कुल बहुत सारी बातें एक साथ अभी आपको दिमाग में कलेक्ट नहीं करना, क्योंकि अभी अपने को कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है। तो अब मैं इसको थोड़ा समराइज करता हूं कि आपको क्या क्या बात ध्यान रखनी है। ठीक है, पहली बात यह है कि आपको एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशंस का थोड़ा सा आइडिया हो। ठीक है, अब बताओ दोनों ग्रुप अप हो या दोनों डाउन हो तो क्या हो जाएगा, सेस, और अपोजिट साइड में हो तो ट्रांस। दूसरी बात, यदि कोई एक ग्रुप हम रखें तो उस एक ग्रुप को कहां रखने पर उसमें स्टेबल फॉर्म बन रही होगी, इक्वेटोरियल पे, है ना। और फिर जैसे देखो इस तरह का एक दो क्वेश्चन 11th में बस ऐसे करा देते हैं कि यहां मैंने कुछ ग्रुप्स रखे और फिर उसको चेयर फॉर्म की स्टेबल फॉर्म बनाओ। यदि एक से ज्यादा ग्रुप्स हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि जो सबसे बल्की ग्रुप होता है उसको पहले कहां रख देंगे, इक्वेटोरियल पे रख देंगे। अब अपन देखो एक काम कर रहे हैं, अपन यहाँ पे इस वाली फॉर्म को चेयर फॉर्म पे ड्रॉ करते हैं, है ना। तो उसके लिए जगह चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसको, है ना, हाँ कुछ यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन पे कोई ग्रुप रहे तो वो स्टेबल वहां पे ये रहता है ना। एक्सियल वगैरह इन सब का रीजन और ये सब बातें, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन मैंने कहा ना कि अपन फिर ज्यादा बात यहां करेंगे ना तो कार्बोहाइड्रेट तो छूट जाएगा और ये फिर ये हो जाए। तो आप इसको पढ़ो, पढ़ने के बाद में आपको कोई डाउट्स आए तो वो आप कभी पूछिए। लाइट्स बंद करवा देते हैं, बोर्ड की उनकी डिमांड है ना। मैसेज करके चला गया शायद, नहीं ऐसे उतना ही दिख भी रहा है ना, उतना। चलिए जी, है ना। अब देखो इनको थोड़ा सा फिर लिखो तो ऐसे बॉक्स में बंद कर देना कि अलग से कोई बात हमने समझने के लिए किया था। इक्वेटोरियल पे कोई ग्रुप रहे तो वो मोर स्टेबल यहाँ पे। चलो पढ़ते हैं यार, है ना। लिखो इसको, है ना, ये सब, है ना। ठीक है ना। हाँ तो अब देखिए, कोई बात नहीं, देख लेना आप, वैसे भी ये सब आप देख लेना। अब देखो यहाँ हम लोग बनाते हैं इसकी एक तरह से चेयर फॉर्म। देखिए ये लिया हमने इधर, ये हमने ये लिया। अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, नंबरिंग कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है,
थोड़ा सा और यहाँ पे स्लोप दें अपन इसको, तो ऐसे ये बना सकते हैं। ठीक है, देखो अब सुनिए सुनिए, देखिए सुनिएगा। अब इसमें देखो क्या करना है कि जो अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज का ही बनाते हैं, तो जो सबसे बल्कि ग्रुप, देखो यहाँ OH लगे हुए हैं और यहाँ क्या है CH2OH, तो सबसे बल्कि ग्रुप कौन सा है CH2OH। इसको बताइए किस पोजीशन पे रखें, इक्वेटोरियल। अच्छा अब देखना 5th नंबर पे ये पोजीशन, ये तो कौन सा हो गया एक्सियल, और यहाँ पे ये बताओ कौन सा हो गया इक्वेटर। तो यहां बताओ मैं क्या रख दूं CH2OH। अच्छा अब आप यहाँ एक्सियल बना के H रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा स्ट्रक्चर, इसलिए H यहाँ पे फिर समझ में आ जाएगा कि है ना, जो बच गया यहाँ पे वहां पे हाइड्रोजन लगा है ना इस जगह। अब एक बस इसको आप थोड़ा समझिएगा, मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, फिर बीटा वाला फिर आप बना देख। अब देखना, अब ये बताओ कि ये CH2OH 5 नंबर पे, 4 नंबर पे लगा हुआ OH, ये सिस फॉर्म है या ट्रांस? ट्रांस, क्योंकि ये अप है तो ये क्या है डाउन, ट्रांसफॉर्म। तो यहां पे भी बताओ क्या बनाना पड़ेगा ट्रांस, तो ये अप, तो बताओ ट्रांस बनाने के लिए किधर लगाना पड़ेगा डाउन। अब डाउन बताओ एक्सियल बॉन्ड आएगा या इक्वेटोरियल आएगा, इक्वेटोरियल, क्या लगा दिया यहाँ OH। समझ आया सभी को, है ना। चलिए 4 और 3 बताओ सिस या ट्रांस, 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 तो ये डाउन, तो ट्रांस के लिए अप। अब बताओ कौन सा बॉन्ड आ जाएगा यहाँ इक्वेटोरियल। समझ पा रहे हैं ये, है ना। चलिए 3 से 2 पे आइएगा, बताओ ये कैसे है ट्रांस, तो ये अप, तो बताओ किधर डाउन, डाउन कौन सा बॉन्ड बताओ इक्वेटोर, यहाँ एक्सियल ऐसा है ना, एक्सियल ये परपेंडिकुलर ऐसे ही। अच्छा अब ये बताओ कि यहाँ पे ये दोनों कैसा है सिस, तो ये डाउन, तो ये भी कैसा आएगा बताओ एक्सियल पे ही आ जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे आप लिख लो ये अल्फा डी ग्लूकोज, यहाँ नहीं ये डाउन, तो ये भी कैसा डाउन, क्योंकि सिस बनाना है, इक्वेटोरियल कैसा हो जाएगा अप हो जाएगा। ठीक है, अब आप ऐसा होता ना कि सर अल्फा डी ग्लूकोपाइरेन, तो पाइरेनोज ऐसा नहीं है कि कोई नेम है, वो तो फॉर्म, जैसे इस तरह से हमने ये पाइरेनोज फॉर्म इस तरीके से ये हो गई, यहाँ पे भी कोई जरूरी नहीं है कि पाइरेनोज लिखे ही, अल्फा डी ग्लूकोज है पर्टिकुलर एक फॉर्म है पाए, तो आप सिंपल अल्फा डी ग्लूकोज ऐसे लिख दीजिएगा, चेयर फॉर्म पे हमने लिखा। फिर हाँ अल्फा वाला एक बार बना लीजिए। बनाया सभी ने, है ना। अब ये बताओ अल्फा एंड बीटा में अंतर किस कार्बन पे होता है, फर्स्ट कार्बन। तो अब देखो आप एक घर पे तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऐसे ही आप सारा एक एक करके ये, लेकिन अभी अपन एक बार डायरेक्ट लिखे, तो ये यहाँ पे क्या है अल्फा, तो 1 पे बताओ, 1 पे केवल चेंज होगा, ये एक्सियल है तो कहां लेके चले जाएंगे इक्वेटोर, बस ये है। तो आप बना लीजिए इसको, है ना, बना देखो, तो अब जो बीटा है उसमें सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे लगे हैं इक्वेटोरियल, तो ये काफी स्टेबल फॉर्म ये रहता है ना। एक बुक है आती है पाउला ब्रूस, उसके अंदर इसके बारे में एक स्टेटमेंट लिखा है, वो स्टेटमेंट मैं आपको लिखवाता हूँ, देखो लिखिएगा कि बीटा ग्लूकोज के बारे में, है ना। हाँ लिखो इस, हाँ हाँ ठीक है, आप एक इसका लिखें, है ना, इसको कॉपी कर, हाँ, ठीक है। ऑल द OH substituents, all the
OH substituents in beta D glucose, all the OH substituents in beta D glucose are in equatorial position. All the OH substituents in beta D glucose are in equatorial position. This means that beta D glucose, is the most stable. This means that beta D glucose is the most stable of all the aldohexose. Beta D glucose is the most stable of all the aldohexose. ALDOHEX है ना, HEXOSE, aldohexose. चलो अब यहां तक ये बात हुई, अब इससे आगे देखते हैं। देखो यहां जो हमने ये स्ट्रक्चर बनाई, इसको देखो याद करते हैं अपन। इसमें क्या है, और देखिए बना लिया ना ये सभी ना, केवल फर्स्ट नंबर पे चलिए। चलो अब देखो, आप उसको नहीं देखिएगा, यहाँ पे आप 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 अल्फा डी ग्लूकोज बनाना है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे सबसे पहले OH कहाँ, नीचे, फिर अगला OH नीचे, अगला OH ऊपर, फिर नीचे यहाँ पे, और फिर ऊपर। ऊपर किस फॉर्म में, CH2OH की, ठीक है। यहाँ OH एंड CH2 अपोजिट साइड में, ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज। अच्छा अब देखना आप, ये अल्फा डी ग्लूकोज जो है ना, ध्यान दीजिएगा, ये 6 मेंबर रिंग इस तरीके से है, और यहाँ पे जैसे ये जो कॉर्नर है उस पे ये बॉन्ड लगा है। बताओ यहाँ क्या है, H, और यहाँ क्या है, OH, ठीक है। और फिर यहाँ इस तरह से ये ग्रुप लगे। अब यदि मैं इसके यहाँ पे, देखो गौर करना मेरी बात पे, मैं बनाऊं इसकी मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज। तो आप ये देखो, जब इसकी मिरर इमेज यहाँ ड्रॉ करेंगे, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे, वो इसकी मिरर इमेज में इसके सामने दिखाई देगा, है ना, सामने यहाँ दिखाई देगा। तो यहाँ जो ग्रुप लगा है वो दिखाई देगा यहाँ, और ये किधर की तरफ होगा, नीचे की। बोलो समझ रहे हैं कि जैसे मिरर में इसको देखेंगे तो ये वाला हिस्सा आपको इधर की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझना कि जो मिरर इमेज है ना, मतलब ये दोनों जो है ना इस तरीके से है, इस तरह से। तो अब देखो इस कॉर्नर पे आते हैं, इस कॉर्नर पे यहाँ पे है OH नीचे की तरफ, तो मिरर में यहाँ पे ये इधर दिखेगा ऊपर की तरफ, बोलो, है ना। आप ऐसे यहाँ मिरर रख के देखेंगे तो ये वाला हिस्सा इधर दिखाई दे रहा। तो चलिए यहाँ OH इधर है, तो बताओ यहाँ क्या आएगा, OH, इधर H आ गया, ठीक है। अब इस कॉर्नर की बात, नीचे बताओ क्या है, OH, तो इस OH के सामने कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा। अच्छा अब देखो यहाँ क्या है, H, H के सामने H आ गया। यहाँ नीचे बताओ क्या है, OH, OH के सामने कौन आ गया, OH। और यहाँ बताओ नीचे क्या है, H, तो यहाँ H के सामने कौन आ गया, H, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो एक बार देखो, ये OH था, ये इधर OH, इधर H, इधर ये, और ये H यहाँ पे आ गया। समझ पा रहे हैं ये, है ना। अब ये बताओ, यदि ये अल्फा डी ग्लूकोज है, तो डी ग्लूकोज का मिरर इमेज एल ग्लूकोज, बोलो यार, है ना। बताओ ये कौन सी स्ट्रक्चर हो जाएगी, अल्फा अल्फा एल ग्लूकोज, ये हो जाए, है ना ये। अच्छा इस अल्फा एल ग्लूकोज को आप चाहे ना तो घर पे प्रैक्टिस कर सकते, जो शुरू में हमने फिशर बनाया, वहां से बीटा डी, मतलब जैसा हमने डी ग्लूकोज के साथ किया, वैसे ही एल ग्लूकोज के साथ भी यहाँ पे आप यहाँ तक ये ट्राई कर सकते हो ना, प्रैक्टिस वाली बात। चलो आप ये बनाओ, फिर साइड में आप क्या करो, बीटा डी ग्लूकोज बना के फिर उसका भी मिरर इमेज बनाना, चाहे अभी बनाओ चाहे जगह छोड़ देंगे तो कभी नहीं बनेगा। हाँ तो तुरंत यहाँ पे बना, इसके इधर बीटा डी ग्लूकोज, फिर उसका मिरर इमेज आप ट्राई करिए।
बीटा डी ग्लूकोज भी आप बना के एक बार उसका मिरर इमेज ट्राई कर लीजिए। चलिए अब देखो, मैं आपको कार्बोहाइड्रेट में एक दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अभी अपनी शीट निकालिएगा, लीजिएगा ये। अपना क्वेश्चन नंबर आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, ताकि आप बाद में रिवाइज जब करें तो इन क्वेश्चंस को साथ में चाहें तो कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर नहीं देखेंगे शुरू में, ना ही आंसर बोलेंगे। हाँ बिल्कुल, पेज नंबर 189, क्वेश्चन नंबर 5 लीजिए। हाँ, पेज नंबर 189, क्वेश्चन नंबर 5। आंसर बोलेंगे नहीं, पहले अपनी तरफ से कंफर्म ये हो कि भाई ये आंसर है। पेज नंबर 189, क्वेश्चन नंबर 5। अभी नहीं है तो फिर घर पे देख लिया, कोई फोन ऑन में है तो उसमें निकाल लीजिए, नहीं तो आप एक बेंच पे एक भी हो। क्वेश्चन नंबर 5, पेज ये मैं हर क्लास में देखो क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप थोड़ा सा रखिए, इसमें देख लीजिए, इन केस में देख लीजिए, है ना। ये 189, आंसर बोलिए नहीं किया आपने, सॉल्व किया। अब आंसर देखिए, देखो आ रहा है क्या। लेकिन अपनी तरफ से कंफर्म होके ही फिर देखे, तभी इस क्वेश्चन का ना। आया। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो एक देखो, सुनिए सुनिए, आईआईटी 2011 का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन एक पूछा गया है ना। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 190। आप अपने इसमें कॉपी में भी ये क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 190। लेकिन देखो, पहले आप उसको थोड़ा सॉल्व करो, तभी क्वेश्चन का कि आप अपने हिसाब से देखो कि या अभी अभी आपने यदि बनाया हो तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आप यहां देख सकते, कंफर्म होने के बाद में ही आंसर दो। नहीं, ये आप मतलब क्वेश्चन नंबर लिख लो, कभी ये आंसर बोलो नहीं। अपना इसको कंफर्म करके अपना पीछे आंसर देख, ये क्वेश्चन नंबर कॉपी में लिख लीजिएगा, इन सबको रिवाइज कर। बना सभी से, है ना। अच्छा, बना। चलो, अब ऐसे हम लोग देखो, ये जो एडवांस वाले स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा क्लास में सीखने पर ही बनते हैं, वरना नहीं बनते हैं फिर, है ना। तो अपन आराम से ही क्वेश्चन बनेगा। क्या बनाना है, क्या पहचाना बताओ, बीटा एल ग्लूकोज। तो बीटा डी ग्लूकोज आप बनाओ। देखो, इस क्वेश्चन आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, ये स्ट्रक्चर हमने याद कर ली, ठीक है। इसमें OH को ऊपर रखते ही क्या बन गया, बीटा। उसका बताओ क्या बना ले, मिरर इमेज। मिरर इमेज में बस ये है कि जो यहां है वो मिरर में सामने दिखेगा, बस क्वेश्चन बन जाएगा फिर आराम से, है ना। आप इस पे घर पे ट्राई ये कर लीजिएगा। अब यहां लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लगा के कॉपी में लिखिएगा, सम इंपोर्टेंट टर्म्स, कुछ टर्मिनोलॉजी है, सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिख लो ऐसे, सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स। सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स में देखो, एक यहां पे लिखो सबसे पहले, आप लिखिएगा एनोमर्स।
सुनिए, देखिए, सुनिएगा, ध्यान दीजिए। देखो अल्फा डी ग्लूको, सुनो प्लीज, सुनो सुनो, कि अल्फा डी ग्लूकोज है ना, यहां जैसे ये H, ये C डबल बॉन्ड O, और इधर OH आया, ये CH2OH। देखिए जब ये इस पे अटैक करेगा तो यहाँ OH जब इस साइड में है तो अल्फा, OH उस साइड में आए तो क्या बनेगा, बीटा। सुनिए सुनिए, है ना। देखो जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर यहां बने तो लिंकेज वाला जो कार्बन है, जहां लिंकेज हो रही है वहां तो कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो और बाकी सभी कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम हो। तो इस तरीके, देखो आप अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज में रिलेशन निकालेंगे तो वो डाइस्टीरियोमर्स आएंगे, वो एक दूसरे की मिरर इमेज यहाँ पे नहीं बनेंगे, है ना। तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ ये जो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, मतलब इस तरह के डाइस्टीरियोमर्स जिसमें लिंकेज वाला कार्बन, अब लिंकेज बनेगा मतलब तब जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रही हो, तो एनोमर्स को हम लोग जब बोलते हैं तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है ना वहां देखते हैं। तो जैसे अल्फा अल्फा बीटा टर्म कब काम में आएगी बताओ, जब कैसी स्ट्रक्चर हो, साइक्लिक। ठीक है, तो है क्या कि जब कोई यहाँ पे हम बात करें कि जैसे यहाँ साइक्लिक स्ट्रक्चर बनी तो लिंकेज वाले कार्बन पे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है और बाकी सभी कार्बन पे सेम कॉन्फ़िगरेशन हो, तो इस तरह के डाइस्टीरियोमर्स को बताइए क्या क्या बोलेंगे हम लोग, एनोमर्स यहाँ पे ये बोलेंगे, है ना। चलिए तो आप लिखिए, मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपको लिखवाता हूं एनोमर्स से रिलेटेड। लिखो, एनोमर्स आर डाइस्टीरियोमर्स, एनोमर्स आर डाइस्टीरियोमर्स that differ in the configuration, एनोमर्स are diastereomers that differ in the configuration at the acetal, मतलब जो लिंकेज वाला कार्बन है ना उसको या तो एसिटल लिंकेज बोलते हैं या हेमी एसिटल लिंकेज वहां पे बोल रहे होते हैं ना। तो एनोमर्स आर डाइस्टीरियोमर्स दैट डिफर इन द कॉन्फ़िगरेशन एट द एसिटल और हेमी एसिटल कार्बन एटम, एसिटल और हेमी एसिटल कार्बन एटम of a sugar, of a sugar in its cyclic form, in its cyclic form। चलिए अब आप नेक्स्ट लाइन में लिखो कि एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, ANOMERIC, एनोमेरिक कार्बन। नेक्स्ट लाइन में एनोमेरिक कार्बन डैश लगा के लिखो, एक कार्बन बॉन्डेड विद 2 ऑक्सीजन एटम्स, a carbon bonded with 2 ऑक्सीजन एटम्स। जैसे यहाँ पे अल्फा डी जो लिंकेज वाला कार्बन जो होगा ना, यहाँ एनोमेरिक कार्बन बोला है, एनोमेरिक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो, बाकी सभी पे सेम हो, बताइए उसको क्या बोला गया है, एनोमर्स। अब इसका एग्जांपल लिख लो, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स। अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना हुआ आपके पास, केवल यहाँ पे लिंकेज वाला जो कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन है, वहां कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो, बाकी सब जगह से सेम हो। तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स। अब देखो एक और बात यहां लिखो, एपीमर्स। एपीमर्स, इसको पहले लिख लो फिर मैं समझाता हूं, है ना। एपीमर्स में लिखो, डाइस्टीरियोमर्स, एपीमर्स लिखिएगा, डाइस्टीरियोमर्स विद मोर देन 1 स्टीरियो सेंटर, डाइस्टीरियोमर्स with more than, diastereomers with more than 1 stereo center that differ in the configuration, diastereomers with more than 1 stereo center that differ in the configuration about only 1 stereo center। ठीक है, मैं वापस बोल रहा हूं, diastereomers with more than 1 stereo center
that differ in the configuration about only one stereo center, यहां तक लिखा सभी ने, फिर आगे ब्रैकेट में लिखो अदर देन एनोमेरिक कार्बन, अदर देन anomeric carbon bracket 1 are called epimers, are called epimers, other than anomeric carbon bracket 1 are called epimers। देखो ये क्या है, ये तो हो गई जो मैंने आपको लिखवा है ना, ये तो हो गई एक बुक की लैंग्वेज या स्टैंडर्ड फॉर्म की, अपन ने उसके हिसाब से पूरा लिख लिया। लेकिन अब अपन इनको रटेंगे तो है नहीं, डेफिनेशंस वगैरह को अपन इनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो और सभी को समझ में भी आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो क्या है, बताओ जहां लिंकेज बन रही है उस लिंकेज वाला कार्बन, वहां कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो तो क्या हो जाएगा, एनोमर। अब जहां लिंकेज बनती है उस कार्बन को तो आप छोड़ दीजिए, और उसके अलावा किसी भी एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन अलग हो तो ऐसे डाइस्टीरियोमर्स को बताइए क्या बोल देंगे, एपीमर। अब ऐसा होता है एक के अलावा एक से ज्यादा का डिफरेंट हो गया तो सिंपल डाइस्टीरियोमर्स होंगे, लेकिन इनमें डिफाइन नहीं होगा। देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिएगा जैसे मैं यहां लिखता हूं, यहां CHO और इधर हमने देखो OH, फिर अपोजिट साइड में, और दोनों OH कहां हो जाएंगे, सेम साइड। ये यहां लिखा और इधर क्या आ जाएगा लास्ट में, CH2OH। बताओ क्या हो जाएगा, ये डी ग्लूकोज। अब समझना यार, देखो यहां पे ये जो कार्बन है यहां तो लिंकेज बनती है, ये कार्बन तो कौन सा हो गया, एनोमेर। अब इसको तो छोड़ दीजिए आप, है ना। और बाकी सभी में हम बात करें कि मैंने क्या किया कि जो सेकंड नंबर वाला कार्बन है ना उस पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहां देखो मैं यहां लिख रहा हूं C2 एपीमर, मतलब मुझे ग्लूकोज का C2 एपीमर बनाना है। तो कैसे बनाऊंगा मैं, तो उसका तरीका ये होगा कि यहां देखो CHO, अच्छा बाकी देखो, बाकी एज इट इज लिख दो, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H, ये मैंने एज इट इज रख दिया यहाँ। अब बताओ जो सेकंड नंबर कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया जाए, OH राइट साइड में, बताओ यहां कहां लिख दिया जाए, लेफ्ट साइड। मतलब इस तरह की स्ट्रक्चर मैंने आपको दी और ये पूछा कि क्या ये एनोमर्स है या एपीमर्स, तो देखिए क्या होगा कि एनोमेरिक कार्बन के अलावा अदर किसी कार्बन का, किसी एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए तो बताओ इनको आपस में क्या बोलेंगे यार, एपीमर्स। यहां पे बोलेंगे ना एपीमर्स ये। और अब जैसे ये डिफरेंट, अब ये बताओ ग्लूकोज रहा क्या, बोलो ग्लूकोज रहा क्या, नहीं। अब क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन डी है ना, डी, तो इसका नेम हो जाएगा डी मेनोस। अब ये कुछ अदर नेम है कार्बोहाइड्रेट्स के, वो थोड़ा थोड़ा याद करें। और भी मैं कुछ आपको एक पूरा जैसे बना के चार्ट वार्ट कुछ लिखवाऊंगा कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके, जैसे जैसे आप डाइजेस्ट करते जाएंगे बातों को वैसे वहां पे करके, शुरू में ही ऐसे बहुत डी मेनोज यहाँ ये हो जाएगा। अब देखो, अब ये एनोमर एपीमर में कंफ्यूजन नहीं हो। बताओ यहाँ पे जब चेंज हो रहा हो तो क्या, एनोमर, ये कौन सा कार्बन है बताओ, 1 नंबर 1। तो इससे आप ध्यान रख लो, ओ से बताओ कहां चेंज हो रहा हो, 1 नंबर कार्बन। लेकिन ध्यान रखना कि 1 नंबर कार्बन से इंपॉर्टेंट है लिंकेज वाला कार्बन, क्योंकि फ्रक्टोज में वो लिंकेज वाला कार्बन सेकंड नंबर पे ही रहता है। तो लिंकेज वाले कार्बन, तो ग्लूकोज के हिसाब से ऐसे ध्यान रख लो कि ग्लूकोज का दिमाग में रखा कि यहाँ पे O आ रहा है, दैट मीन्स 1 नंबर कार्बन पे, लिंकेज वाले कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो तो एनोमर्स, और यदि उसके अलावा अदर किसी पे अलग हो तो एपीमर। अब आप एक काम करेंगे, इसको नोट करें और इसका C3 एपीमर ड्रॉ करें। चलिए ड्रॉ किया C3 एपीमर, है ना। हाँ
थर्ड नंबर कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा, बाकी एज इट इज आ जाएगा, है ना। तो पूरा आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसको हम लोग बोलेंगे डी एलोज, ठीक है, डी मेनोज, डी एलोज। और एक यहाँ C4 सभी एपीमर तो कोई सा भी आप लिख लो, लेकिन सभी का नेम ध्यान रहे, ये कोई जरूरी नहीं। अब जैसे ये यहाँ पे हो गया 1 2 3 4, 4 नंबर पे जो कॉन्फ़िगरेशन है, तो इधर आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा H। आप बना लेंगे बाकी स्ट्रक्चर, है ना, बाकी एज इट इज यहाँ लिखना है। और ये हो जाएगा डी गैलेक्टोज। ये नेम तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, मेनोज, एलोज, ये गैलेक्टोज तो अपने को काम भी आएगा आगे, है ना। जेई एडवांस निकालिए कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, जो लेके आए हैं वो निकालिए, है ना। थोड़ी देर कर रहे हैं डिस्कशन, कोई डाउट आप थोड़ा गौर कर लीजिएगा, डाउट रह जाए तो अगली क्लास में और पूछ लीजिएगा, थोड़ा डिस्कशन तो कर लीजिए, है ना। चलिए, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, इसमें जेई एडवांस, इसमें आप अप टू 5 को डाउट है तो देखिए, देखो स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब Ka, है ना। और जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, Ka। मतलब जितना ज्यादा Ka एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा। अब अपने को यहाँ जो ग्रुप्स दे रखे हैं, तो देखो कई बार क्या होता है कि एक तो होता है ग्रुप की पावर कि किसका माइनस आई ज्यादा किसका कम, एक तो ये रहता है। एक होता है नंबर कि आपने क्या किया, नंबर चेंज कर दिया, नंबर अलग अलग रख दिया। एक हो जाता है डिस्टेंस कि कोई पास में रखा कोई दूर रखा। तो ऐसे केस में अपन यहाँ फॉलो जो करते हैं ना वो DNP, मतलब सबसे पहले क्या देखते हैं, डिस्टेंस, फिर नंबर, और फिर क्या देखते हैं, पावर। पावर मतलब जैसे आप सुनिए सुनिए, देखिए ये सब आप डिस्कशन में इन्वॉल्व रहिए, नहीं तो फिर क्लास डिस्टर्ब, आप अपना कुछ भी पढ़ो, है ना। देखो जैसे ये एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, अब बताओ जैसे मैंने यहाँ लगाया Cl, यहाँ लगाया फ्लोरीन, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा कब होगी, जब कौन सा इफेक्ट हो, माइनस वाला इफेक्ट हो। अब यहाँ देखो ग्रुप नंबर में सेम है, देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब इससे सेम डिस्टेंस है, नंबर में सेम है, किससे हो जाएगा, पावर से। यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन है, इसका माइनस आई ज्यादा, तो बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हो जाएगी, सेकंड वाली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने ऐसा किया कि यहाँ पे लगा दिया NO2 और यहाँ इस जगह लगा दिया Cl। अब बताओ माइनस आई ज्यादा क्लोरीन का होता है या NO2 का होता है, NO2। लेकिन आप यहां पावर से नहीं देखेंगे, किससे देखेंगे, डिस्टेंस, क्योंकि ये पास में है, तो इस वजह से इसका माइनस आई यहाँ पे ज्यादा, मोर ऐसे। समझ में आई बात ये। अच्छा फिर देखो इसी तरह से अपन यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन बना दें, यहां ये बना दिया,
बताओ दोनों की डिस्टेंस क्या है, सेम, लेकिन नंबर में ये कितना है, 1, ये कितना है, 2, तो ये मोर एसिड। ठीक है, इस तरह से। तो आपको जो यहाँ पे दिया गया है, स्मॉलेस्ट पूछा है या कौन सा पूछा है, स्मॉल, जो सबसे वीक एसिड हो। तो इसका मतलब COOH के पास में यदि कोई ग्रुप लगा है तो उसका माइनस आई क्या लगेगा, ज्यादा, तो उसको तो रिजेक्ट कर दीजिए। कौन सा देखिए, दूर वाला। अब एक से ज्यादा दूर लगे हैं तो उनका क्या देख लो फिर, माइनस आई की पावर देख लीजिए। हो जाएगा क्वेश्चन ये, है ना। चलो देखो सेकंड वाला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये तो आप सॉल्यूशन में पढ़ते हैं, है ना, उधर ये पढ़ते हैं। यहाँ पे सीधी सी बात ये है कि यदि, सुनिए प्लीज, यदि आप डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आप आपस में बातचीत नहीं करेंगे। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि ये डाइमराइज हो जाता है बस, और कुछ भी नहीं। यहाँ जैसे ये CH3, C, इधर CH3, कोई भी ये है ना, जैसे एसिटिक एसिड है तो इसका मोलिकुलर मास जितना होता है उससे डबल क्यों ले रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग के थ्रू क्या हो जाता है, डाइमराइज यहाँ पे हो जाता है, तो उसको उधर ज्यादा काम में लेते हैं फिजिकल वगैरह में। चाहे एसिटिक एसिड हो, बेंजोइक एसिड हो, ये सब डाइमराइज हो जाता है। चलिए अप टू 10 चेक करिएगा। देखो पहली बात तो ये जो सोडियम मतलब फ्यूजन एक्सट्रैक्ट होता है लेसान, ये 11th का टॉपिक है, मैं आपको पढ़ा दूंगा 12th में इसी के साथ में ही। ये मैंने एक बार पहले भी बताया था कि जो हिट्रो एटम्स है ना, वो हिट्रो एटम्स जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर, इनका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है। लेकिन ये किससे अटैच्ड होना चाहिए, कार्बन से, है ना, कार्बन से अटैच्ड ये होना। ये सारे क्वेश्चन भी फिर एक साथ हम लोग देख लेंगे, क्योंकि अभी तो देखो इसका आंसर ये है कि अपना 11th के नोट्स देखो कर लो, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ है ना, कि कार्बन जो है ना, कार्बन से अटैच्ड नाइट्रो, क्योंकि मैंने आपको देखो ऐसे बताया था कि जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं ना वो तो तुरंत आयनाइज हो जाते हैं, Fe2+ SO4 2 तो उनका डायरेक्ट टेस्ट कर लो। लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें क्या होता है, हिट्रो एटम नाइट्रोजन से अटैच्ड है, तो इसका लेसानी सॉल्यूशन बनाना पड़ता है सोडियम मिला के, तो इसके क्या बन जाते हैं फिर, आयन सी बन जाते हैं। तो अब देखो ये जो यहाँ पे दे रखा है, पी जो दे रखा है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ द कंपाउंड की इंप्रेशन ब्लू कलर विद FeSO4, तो ये कलर कैसे क्या आता है, क्या कंपाउंड, ये मैं लिखवा दूंगा, लेकिन ये नाइट्रोजन के लिए टेस्ट है। लेकिन नाइट्रोजन बताओ किससे अटैच्ड होना चाहिए, कार्बन से, क्योंकि तभी फिर ऐसा कंपाउंड बनता है जो ये मतलब उस पर्टिकुलर कलर का ही। तो अब इसमें देखो यदि नाइट्रोजन, अब इसमें 11th में जब पढ़ाते हैं ना तो इसके कुछ एक्सेप्शनल केस बता देते हैं। जैसे NH2 जो है वो प्रेशन ब्लू कलर नहीं देगा क्योंकि नाइट्रोजन कार्बन से अटैच नहीं। और एक एक्सेप्शनल केस ये वाला लिखवा देते हैं कि जो डाइएजोनियम सॉल्ट होता है ना, वो डाइएजोनियम सॉल्ट में नाइट्रोजन कार्बन से अटैच है, लेकिन वो भी ये टेस्ट नहीं देता है क्योंकि ये हीट पाते ही बताओ क्या हो जाता है, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। तो आपको यहाँ पे पी को उससे मैच करना है जिसमें नाइट्रोजन बताओ किससे अटैच हो, कार्बन से यहाँ पे अटैच, है ना। तो लेकिन अब ये जैसे लेसाने वगैरह छोटा सा टॉपिक है, ये अपन जैसे अभी बायोमोलिक्यूल्स कर रहे हैं ना, तो मैं पहले कार्बोहाइड्रेट पढ़ाऊंगा, फिर प्रोटीन, फिर पॉलीमर, और फिर POC के जो टेस्ट वगैरह होंगे उसमें जो जो टेस्ट बच गए, है ना, जो अपन ने जैसे वो सब, और ये फेलिंग वगैरह और ये सब भी, ये सारा करवा देना है। मतलब ये फेलिंग क्या, ये लेसाने सॉल्यूशन और कैसे आइडेंटिफाई करे एलिमेंट्स को, ये सब अब मैं आपको लिखवा दूं, नोट्स लिखवा के बढ़िया से करो, ठीक है। अच्छा इसमें 10 तक और चेक कर लीजिए, 1 to 10 किसी भी क्वेश्चन का कोई पार्ट वगैरह नहीं बना हो तो बात कर सकते। 6th क्वेश्चन देखिएगा, आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। POCl3, यार ये अपन ने एक्चुअली, आप ऐसा करिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में जहां एमाइड पढ़ा ना अपन ने, वहां इसको लिख रखा है, जैसे देखो P2O5 क्या करता है, वाटर रिलीज करता है ना, तो वैसे ही POCl3 भी क्या करता है, वाटर रिलीज करता है। जैसे RCONH2 है ना, RCONH2, इसके अंदर यदि वाटर रिलीज हो जाए RCONH2 में, तो बताओ क्या बन जाएगा, RCN, है ना, क्योंकि यहां से O यहां से H2, तो P2O5 POCl3 ये सारे ऐसा काम करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपके नोट्स में एमाइड में जहां है वहां लिखा हुआ है, अब देखिए 15 तक आप चेक कर लीजिए। 13 क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यार 13 क्वेश्चन, अब लेकिन अपन कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ाया है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट मैंने आपको पढ़ाया, उस दिन आपने नोट्स बनाए भी होंगे, है ना। बताओ सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कौन देगा, जो किससे, जो H2CO3 से मोर एसिडिक। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देने का मतलब वो कंपाउंड जैसे एसिटिक एसिड है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाओगे तो वो CO2 रिलीज करेगा एंड सॉल्युबल सॉल्ट बना देगा।
अरे बोलो यार, ये पढ़ा ना है ना। अब देखना NaOH का कॉन्सेप्ट क्या है। NaOH का कॉन्सेप्ट ये है कि एसिटिक एसिड लिया और ये NaOH। देखो इसके प्रॉपर नोट्स यदि देखने हैं ना, तो 11th के अंदर बाइनरी मिक्सचर का ये क्वेश्चन 11th में भी दे रखे होंगे, 13 क्वेश्चन, क्योंकि एसिडिक स्ट्रीम। लेकिन मैंने आपको सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट पढ़ाया, एक ऑर्डर भी लिखवा दी, एक टेबल लिखवाई थी ना मैंने आपको। अब देखना कोई भी यहां जैसे NaOH का पढ़ाते हैं, तो बताओ इसका प्रोडक्ट बताओ यार, बोलो क्या हो जाएगा, सोडियम सॉल्ट प्लस बताओ यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे H2O। H2O बनेगा यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब NaOH, देखो इधर एसिड कौन है, ये, और इधर एसिड कौन है, ये, बोलो, है ना। मतलब जो भी कोई H2O से मोर एसिडिक होगा, वो बताओ किससे रिएक्ट कर लेगा, NaOH से। तो NaOH में कौन सॉल्युबल होगा, जो H2O से क्या हो जाएगा, मोर एसिड, बोलो, है ना। चलो अब देखना, अब यहां ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द बाइनरी मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड इनटू द इंडिविजुअल कंपाउंड बाय डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन HCl। चलो ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, NaO, मतलब कोई भी यहां हमें वो मिक्सचर पिक करना है जो NaOH से भी सेपरेट हो जाए, NaHCO3 से भी सेपरेट हो जाए। बताओ क्या कॉन्सेप्ट है, बाइनरी मिक्सचर में से कोई एक इनमें क्या होना चाहिए, सॉल्युबल। दोनों ही सॉल्युबल हुए या दोनों ही इनसॉल्युबल, तो क्या सेपरेट कर पाएंगे, क्या नहीं। अब देखो ए ऑप्शन देखना, एक है फिनोल, यहां ये है फिनोल, और दूसरा यहां पे क्या दे रखा है, बेंजोइक एसिड। दो ये है यहां बेंजोइक एसिड। इन सबको पता है, आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान रखो कि जो भी कोई 11th की ऐसी बातें आती है ना, वो जब जब भी मैं समझाऊं और आपको लगता है नहीं पढ़ रखा, उनको उतना ही लिखो, क्योंकि आप इस भरोसे बिल्कुल नहीं रहे कि बाद में कोई सिस्टमेटिकली सब कुछ। बाद में आप ये देखो कि आपको पैरेलली आपको मेजर टेस्ट भी देने, तो आप ये सोचे कि बाद में हम क्लासेज अटेंड करते हैं, वो एक लिमिट तक तो हो जाएगा। लेकिन जैसे मान लो अभी हम लोग क्लास के या जैसे मान लो मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट पिछली क्लास में लिखवाया, अब कोई बच्चा लिखे ही नहीं और उसको आता भी नहीं, फिर बड़ा मुश्किल हो जाना। तो आपको या तो जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दो, उनको लिखो, और ऐसे छोटी छोटी इंफॉर्मेशन की चीजें कलेक्ट हो जाए। बस ये एक क्वेश्चन करके फ्री करता हूँ आपको, है ना। ये देखो अब NaOH और NaHCO3, ये बताओ क्या ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है क्या, और ये देगा। तो क्या इन दोनों को हम सोडियम बाइकार्बोनेट से सेपरेट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। अच्छा अब देखो, अब अपन बात करते हैं, वाटर से ज्यादा ये एसिडिक होगा और वाटर से ज्यादा ये भी एसिडिक होगा, तो ये दोनों के दोनों NaOH में क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाए। तो इससे तो सेपरेट कर सकते हैं, इससे नहीं कर सकते हैं, इसलिए ए ऑप्शन यहां पे नहीं लेंगे। बोलो समझ आ रहा है ये। तो ऐसे करके हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं इसमें से जिससे कि दोनों से यहां सेपरेट किया जा सके। अब देखो मैं बी इसमें आता हूं, बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन पे एक दे रखा है बेंजोइक एसिड, और दूसरा दे रखा है देखो यहाँ पे C2H5OH, एल्कोहल यहाँ पे दे रखा है। यहाँ sp3 हाइब्रिडाइड पे कार्बन पे है, तो क्या हो जाएगा, एल्कोहल। यहाँ क्या एल्कोहल सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है क्या, बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं देगा, एल्कोहल नहीं देगा, है ना। ये देगा क्या, यस। अब NaOH में ये सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ H जो एल्कोहल है वो H2O के बाद में आता है एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर, है ना। आप वो बॉक्स यदि आपको याद हो, तो H2O फिर हमने क्या लिखा था, एल्कोहल। तो क्या ये इसमें सॉल्युबल होगा, क्या नहीं। तो आप इससे भी यहाँ पे कर सकते हैं और इससे भी आप यहाँ कर सकते हैं। बोलो समझ में आ रहा है ये। जो भी कोई, आप एक लाइन लिख सकते हैं, जो भी कोई H2O से ज्यादा एसिडिक होगा वो NaOH में सॉल्युबल। और इसको बस रिएक्शन लिख के देख लो हमेशा, बाकी आप C एंड D ऑप्शन पे खुद ट्राई करेंगे। OH यदि sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन पे अटैच्ड हो तब उस केस के अंदर एल्कोहल होता है, sp3 पे अटैच्ड हो तो एल्कोहल, sp2 पे अटैच्ड हो तो फिनोल। इस पे ट्राई करना। हाँ वो उस पे बात कर, मैं देखता हूँ उसको, है ना। वो उसमें थोड़ा सा है ये गड़बड़, वो गड़बड़ तो है उन क्वेश्चंस में कि ये क्या है, लेकिन उसको थोड़ा देखना पड़ेगा, उसके पेपर डाउनलोड कर। अब आपको होमवर्क में क्या क्या दे रखा है बताओ। ओवन एक रेस कौन सी, 31 दे दी थी होमवर्क में। अच्छा ठीक है, तो आगे फिर पहले डिस्कशन कर लेंगे अब, है ना। जैसे आज की क्लास में थोड़ा थ्योरी कवर हो गया ना, है ना।
नहीं आवाज नहीं है, बाहर आके पूछो, अभी क्लास एंड करते हैं ना, बाहर आ जाइए आप, बाहर आके बात।